नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका कॉन्सेप्ट नर्सिंग क्लासेस में। आज की क्लास में आरआरबी नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट एग्जाम स्पेशल प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 116 सॉल्व करेंगे। आज के प्रैक्टिस टेस्ट का पहला क्वेश्चन है, व्हेन द यूट्रस इज फर्म एंड कॉन्ट्रैक्टेड आफ्टर डिलीवरी व्हाट there is vaginal bleeding, the nurse should suspect। जब प्रसव के बाद गर्भाशय दृढ़ और संकुचित हो लेकिन योनि से रक्तस्राव हो रहा हो तो नर्स को संदेह होना चाहिए। ए यूट्राइन एटोनी, बी यूट्राइन इन्वर्जन, सी यूट्राइन हाइपर कॉन्ट्रैक्शन, डी लैसिरेशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज ऑफ द सर्विक्स एंड वेजाइना। यहां पर जब भी योनि से स्राव हो रहा है और प्रसव के बाद गर्भाशय दृढ़ हो गया है, संकुचित हो गया है, तो ये यूट्राइन एटोनी का लक्षण तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जो यूट्रस है ये क्या कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर गया है, तो ये हो नहीं सकता है। इसमें जब ये प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि जो यूट्रस है ये हार्ड हो जाए और कॉन्ट्रैक्ट कर जाए, लेकिन जो ब्लीडिंग है वो हो रही हो। ब्लीडिंग कहाँ से हो रही हो, योनि से हो रही हो, तो इसका मतलब है कि जो यहाँ के वेजाइना के आसपास के जो कोमल ऊतक हैं और गर्भाशय के पास के जो सॉफ्ट टिश्यूज हैं वो फट चुके हैं, जिसके कारण से जो ब्लीडिंग ब्लड बाहर आ रहा है। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी सही होगा, लैसिरेशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यूज ऑफ द सर्विक्स एंड वेजाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन, a nurse can expect to see which signs and symptoms when a patient overproduces adrenocorticotropic hormone। एक नर्स यह देखने की उम्मीद कर सकती है कि जब कोई मरीज एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिकल हार्मोन का अधिक उत्पादन करता है तो कौन से लक्षण दिखाई देते हैं। देखिए, जब किसी मरीज में एड्रीनोकार्टिकल हार्मोन अधिक निकलने लगता है तो इनमें से कौन से लक्षण होंगे। पॉलीयूरिया एंड डिहाइड्रेशन, अरेस्टेड ग्रोथ एंड ओबेसिटी, वेट लॉस एंड हीट इंटॉलरेंस, चेंजेस इन स्किन टेक्सचर एंड लो बॉडी टेम्परेचर। बात होती है एड्रीनल ग्लैंड से निकलने वाले एसीटीएच हार्मोन की। जब एसीटीएच हार्मोन अधिक मात्रा में निकलने लगे तो इससे जो ग्रोथ है वो सही से नहीं हो पाएगी, ग्रोथ रुक जाएगी व्यक्ति की। इसलिए इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, अरेस्टेड ग्रोथ एंड ओबेसिटी, रुका हुआ विकास और मोटापा। मोटापा तो आएगा, लेकिन क्या है कि विकास आदमी का रुक जाएगा, हाथ पैर पतले हो जाएंगे, सिर्फ पेट ही मोटा हो जाता है इसमें। तो ये जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है ये मिलती है एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन के अधिक निकलने से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न यहां पर जो दिया गया है, राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाइज ऑल एक्सेप्ट। जो राइट कोरोनरी आर्टरी होती है, चूंकि हम लोग जानते हैं कि कोरोनरी आर्टरी एक ऐसी आर्टरी है जो हमारे हृदय को ब्लड सप्लाई करती है, तो ये दो भागों में डिवाइड होती है, राइट और लेफ्ट। अब इसमें जो राइट कोरोनरी आर्टरी है इन सभी को ब्लड सप्लाई करेगी, सिर्फ एक को नहीं करेगी। तो पहला जो ऑप्शन है ऐसे नोड, अपेक्स ऑफ हार्ट, इंटर आर्टेरियल सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, अपेक्स ऑफ हार्ट, हृदय का शिखर। इसको ये कोरोनरी आर्टरी, जो राइट कोरोनरी आर्टरी है, ये ब्लड सप्लाई नहीं करती है। बाकी जो शेष ऑप्शंस हैं, जैसे ऐसे नोड को ब्लड सप्लाई होना हो तो इसको करेगा, और इंटर आर्टेरियल सेप्टम को करेगा, और इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम को भी ब्लड सप्लाई ये करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न है, टेस्ट यूज्ड टू असेस द आर्टेरियल ऑक्सीजन स्टेटस इज। धमनी ऑक्सीजन की स्थिति का आकलन करने के लिए उपयोग किया जाने वाला परीक्षण है। ए SpO2, बी BVG, सी AVG,
डी इंसेंटिव स्पाइरोमेट्री। देखिए जब शुरुआत में ही क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है आर्टेरियल, तो आर्टेरियल ऑक्सीजन का स्टेटस पता करना है तो ये होता है एवीजी टेस्ट से, मींस आर्टेरियल ब्लड गैसेस टेस्ट से ये पता करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इंपोर्टेंट फॉर, वायुमंडलीय दबाव इसके लिए महत्वपूर्ण है, ब्रीदिंग, ब्लड फ्लो, मिक्चुरेशन एंड रिप्रोडक्शन, ये 4 ऑप्शन है आपके लिए। तो इसमें से जब भी हम लोग देखा होगा कि वायुमंडलीय दबाव के लिए, जैसे इसमें जो आंसर है, तो पहाड़ों पर जाने से क्या होता है, वायुमंडलीय दबाव घटता है तो सांस लेने में आपको परेशानी हो सकती है। तो इसका कारण यही होता है कि वायुमंडलीय दबाव ब्रीदिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न जो यहाँ पर दिया गया है ये डीबीटी से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसमें देखते हैं क्या है क्वेश्चन। डीप वेन थ्रोम्बोसिस रेंडर्स ए पर्सन एट रिस्क ऑफ, डीप वेन थ्रोम्बोसिस से व्यक्ति को खतरा होता है शॉक का, स्ट्रोक का, हार्ट अटैक का, पल्मोनरी एम्बोलिज्म का। देखिए आप लोगों ने पहले भी हम पढ़ा चुके हैं कि डीप वेन थ्रोम्बोसिस का मतलब होता है जो भी गहरी नसें हैं, वेन्स हैं, उनमें क्या हो जाता है, ब्लड क्लॉट आ जाता है, जिसके कारण वो ब्लड क्लॉट जब ब्लड सर्कुलेशन में सर्कुलेट होकर के परिवहन करके जब ये फेफड़ों के पास पहुंचेगा तो वहां पर फेफड़ों में पहुंचता है, तो इसको क्या कहते हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोला जाता है। तो इसका सबसे अधिक खतरा जो होता है डीप वेन थ्रोम्बोसिस का, ये होता है पल्मोनरी एम्बोलिज्म। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से सभी केमिकल से स्टरलाइज किए जाते हैं सिर्फ एक को छोड़कर, गॉज, सीजर्स, एंडोस्कोप, केबल्स। तो स्टरलाइज करने के लिए क्या कई प्रकार के मेथड्स यूज किए जाते हैं, जैसे ऑटोक्लेविंग भी है। इनमें से एक स्टरलाइजेशन मेथड जिससे संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, केमिकल स्टरलाइजेशन भी होता है। तो केमिकल स्टरलाइजेशन से गॉज को स्टरलाइज नहीं करते हैं, जो भी पट्टी इस्तेमाल की जा रही है, प्रयोग की जा रही है, उसको केमिकल से स्टरलाइज नहीं करेंगे। शेष यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनको केमिकल से स्टरलाइज करते हैं, सीजर्स हो, एंडोस्कोप हो, केबल्स हो, इन सभी को केमिकल से स्टरलाइज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनमें से ड्रग एब्जॉर्प्शन का फास्टेस्ट रूट क्या है। ड्रग एब्जॉर्प्शन का जो फास्टेस्ट रूट क्या है, इंट्रावीनस, इंट्राक्रेनियल, सबलिंगुअल, सबकुटेनियस। जब भी बात होती है कि किसी भी दवा को तुरंत ब्लड स्ट्रीम में पहुंचाना हो तो उसको क्या करते हैं, जीभ के नीचे रखा जाता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सबलिंगुअल। सबलिंगुअल ये ड्रग एब्जॉर्प्शन का फास्टेस्ट रूट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन का मोस्ट कंफर्मेटरी साइन है, ए चेस्ट एक्सरे, बी एस्कल्टेशन, सी स्पायरोमीटर, डी कैप्नोग्राफी। जब बात आती है एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन की, तो एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन एक ऐसी चिकित्सा प्रक्रिया है जिसमें जो पेशेंट है उसको सांस लेने के लिए, ऑक्सीजन देने के लिए क्या करते हैं, एक ट्यूब के द्वारा, एक ट्यूब होती है ये श्वास नली में डाली जाती है, जिससे कि व्यक्ति अच्छी तरह से सांस ले सके। अब इसका जो मोस्ट कंफर्मेटरी साइन है कि ये काम कर रही है अच्छी तरह से या नहीं कर रही है, तो इसके लिए यूज करते हैं कैप्नोग्राफी का। कैप्नोग्राफी का जो मतलब होता है कि जो भी पेशेंट की ये एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन किया गया है, जब वह उसकी जो ब्रीदिंग है उसमें सांस में क्या करते हैं, CO2 की मात्रा को चेक करते हैं। CO2 की मात्रा को चेक करने से क्या होता है कि मरीजों की निरंतर निगरानी होती रहती है। CO2 की मात्रा को चेक करने से जो भी रोगी वेंटिलेशन पर हैं उसकी निगरानी होती रहती है, मेटाबॉलिज्म की निगरानी होती रहती है। तो इसका जो मोस्ट कंफर्मेटरी साइन होता है एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन का, ये होता है कैप्नोग्राफी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न है, व्हाट इज द अदर नेम फॉर विटामिन बी3? विटामिन बी3 को किस नाम से जानते हैं? ए पैंटोथेनिक एसिड, बी राइबोफ्लेविन, सी निकोटिनिक एसिड, डी पायरिडॉक्सिन। विटामिन बी3 का जो दूसरा नाम होता है ये होता है निकोटिनिक एसिड। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। अगला प्रश्न यहां पर जो दिया गया है, एट व्हाट टाइम ऑफ द डे इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी नॉर्मली एट ए मिनिमम? दिन के किस समय में सापेक्षिक आर्द्रता न्यूनतम स्तर पर होती है? ए व्हेन द एयर टेम्परेचर इज लोवेस्ट, बी जस्ट बिफोर सनराइज, सी व्हेन द एयर टेम्परेचर इज हाईएस्ट, डी अबाउट मिडनाइट। बात करते हैं जब सापेक्षिक आर्द्रता की, तो आर्द्रता मीन्स होती है जो भी वायुमंडल में नमी है उसको सापेक्षिक आर्द्रता बोला जाता है। और नमी उस समय कम होगी जब जो वायु का टेम्परेचर है, जो हवा का तापमान है, ये अधिकतम होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। जब हवा का तापमान उच्च हो तो तापमान क्या होगा? आप लोगों ने देखा होगा कि गर्मियों में कपड़े बहुत जल्दी सूख जाते हैं, जबकि बरसात में जब वर्षा चल रही होती है उसमें कपड़े देर में सूखते हैं। इसका कारण यही है कि उस समय क्या होती है, बारिश के टाइम पर सापेक्षिक आर्द्रता अधिक होती है, जबकि गर्मियों के सीजन में मई जून के महीनों में ये जो हवा का तापमान होता है ये अधिकतम होता है। इस तापमान में क्या होता है, जो नमी होती है वायुमंडल में वो बिल्कुल न्यूनतम स्तर पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इन यूनिवर्सल इंडिकेटर्स अ पीएच ऑफ 7 इज शोन विद। सार्वभौमिक संकेतकों में पीएच 7 से दिखाया जाता है। ए येलो कलर, बी ब्लू कलर, सी ग्रीन कलर, डी पिंक कलर। तो 7 कलर का मतलब होता है कि पीएच आप लोगों ने अच्छी तरह से पढ़ा होगा। तो पीएच होता है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। यदि पीएच किसी विलयन की 7 से अधिक है तो वह विलयन एल्कली होगा, और 7 से कम होने पर विलयन क्या होता है, एसिडिक होता है। तो 7 यहाँ पर क्या है, एक न्यूट्रल या उदासीन है, जिसके लिए उदासीन के लिए जो या न्यूट्रल के लिए जो कलर प्रयोग किया जाता है ये किया जाता है हरा रंग। इसलिए जो भी यूनिवर्सल इंडिकेटर्स होते हैं उसमें पीएच दिखाया जाता है, पीएच 7 का मान एक ग्रीन कलर से दिखाया जाता है। इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा।